नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है चंदौसी की जनता के बीच। आज ताल ठोक के लेकर के हम आए हैं और जिस वक्त हम यहाँ पर आ रहे थे रास्ते में लगातार हमने देखा जुलूस भी था, सेलिब्रेशन भी थी और एक नारा, यूं कहें कि एक ऐसा वाक्य था जो लगातार यहाँ पर बज रहा था, गीता से चलता ना चलता कुरान से, मेरा देश तो चलता संविधान से। यानी कि इसका मतलब ये है कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और साथ ही साथ मैं आपको एक बार और मुबारकबाद देता चलूं, आज रामनवमी भी है और साथ ही साथ आज बैसाखी भी है, तो तीनों की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों के बीच में। तो ऐसे में सियासी पारा आज यहाँ पर अंबेडकर जयंती के दिन मैंने देखा कि आपने कुछ दूर पहले यहाँ पर देखा मुरादाबाद में रैली चल रही है प्रधानमंत्री की, मोदी की। उन्होंने कहा कि जो दलितों के ठेकेदार बनते हैं क्या वो सिर्फ ठेकेदारी कर सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज में मैंने कुछ दलितों के कुछ सफाई कर्मियों के पांव धोए थे तो कई ऐसे लोग थे जिन्हें मिर्ची लग गई थी। मायावती आज ये कह रही थी लगातार कि देखिए ऐसा है कि दलितों का अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी, वो मनुवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी जो आज से पहले हमने देखा है कि गठबंधन के कारण अब इकट्ठी हो गई है, तो वो भी आज बाबा साहब को लेकर के तमाम लोग चल रहे हैं। तो ऐसे में संबल जो कि चुनावी ध्रुवीकरण का गढ़ रहा है, वो लोकसभा क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन वोटों का और कास्ट का कॉम्बिनेशन यहां पर काफी हावी बैठता है। तो वहां से ये डिबेट हम लेकर के आए हैं। मैं कुछ सवाल जो है वो आपको बता दूं, 5 बजे की डिबेट क्या होगी। हमारा पहला सवाल, दलित और मुसलमान के गठबंधन से क्या कल्याण होगा। दूसरा, किसके हैं अम्बेडकर चुनाव से, क्या इस बात का उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि आज तो हर बड़ी पार्टी इस चीज को ऑन करने की कोशिश कर रही है कि अम्बेडकर उनके हैं। तीसरा, यूपी में जाति धर्म के कार्ड पर क्या मोदी भारी पड़ेंगे। चौथा बड़ा सवाल, 70 साल बाद भी दलित मुस्लिम सिर्फ क्या वोट बैंक हैं। और पांचवा बड़ा सवाल, मुस्लिम वोट के लिए मायावती को क्या अपराधी मंजूर है कि एक तरफ बात करते हैं अम्बेडकर के आदर्शों की चलने की, वहीं दूसरी तरफ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी टिकट दिया जा रहा है। तो यहाँ से कुल मिलाकर के हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका आप स्वागत कीजिएगा। शुरुआत आप लोगों के बीच से करूंगा और कुछ सवाल मेरे आपके लिए होंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेहमान मौजूद हैं उनका आप लोग स्वागत कर दीजिए। हमारे साथ विशाल चौहान है जो कि बीजेपी के नेता, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ करण सिंह यादव है जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से, इनका स्वागत है। हमारे साथ सतीश प्रेमी है समाजवादी पार्टी से, इनका स्वागत है। हमारे साथ उधर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, वहां तक आवाज आप लोगों की जानी चाहिए, राकेश सिन्हा है जो कि बीजेपी के सांसद है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक भारती दलित कार्यकर्ता और सीपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। खैर, यहाँ पर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की बात हर राजनीतिक दल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुंजी आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों के हाथ में चाबी है कि इस बार सत्ता तक कौन पहुंचेगा। इसलिए मेरे 2 सवाल है, उसके बाद मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। सबसे पहला सवाल, क्या जात देखकर वोट देंगे इस बार? जो लोग कह रहे हैं जात देखकर देंगे एक बार खड़ा कर ले, जो लोग कह रहे हैं नहीं देंगे नीचे रहेंगे। आप जात देख के देंगे? मतलब सभी लोग कह रहे हैं जात देख के नहीं, क्या धर्म देख के, सामने जिस पार्टी का जो खड़ा, क्या धर्म देख के वोट देंगे? पक्का? ये देख के तो नहीं कि सामने वाला हिंदू है तो हिंदू को, मुस्लिम है तो मुस्लिम को, ऐसा तो नहीं, किसी पार्टी के फेर में तो नहीं फंसेंगे ना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मजबूत सरकार या मजबूर सरकार? ठीक है, अब ये देखना यह है कि कौन सी सरकार किस तरह बैठती है। तो ऐसे में चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश सिन्हा, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, मायावती आज बात कर रही हैं अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की, उन्होंने तो तमाम पार्क से लेकर तमाम म्यूजियम तक बनवाए। समाजवादी पार्टी बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, अभी खुद नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि वंशवाद को हराना ही अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन इतने सालों बाद भी सर, जहां पर मैं खड़ा हूं संबल में, यहां खेल जातीय समीकरण का भी है। यहां खेल उस समीकरण का है जहां पर दुर्विरोधी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ आ जाती हैं अपनी पॉलिटिक्स को पीछे रख के। कहीं ना कहीं सच्चे आदर्शों की बात तो होती है, हैं तो वही ढाक के 3 पात ना सर। देखिए, आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में संसद में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। प्रधानमंत्री जी सभी प्रकार के चुनावी दौरे को छोड़कर श्रद्धा सुमन वहां देने के लिए आए। प्रधानमंत्री जी चाहते तो जहां थे वहां श्रद्धा सुमन दे सकते थे। मुझे दुख है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से श्री मनमोहन सिंह जी तो विद्यमान थे, पूर्व प्रधानमंत्री, लेकिन उस पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता है, फैमिली फर्म के जो 4 लोग हैं, 4 में से कोई एक व्यक्ति भी श्रद्धा सुमन देने संसद परिसर में नहीं आया। उस परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने का एक अलग महत्व है। महत्व इसलिए है कि संविधान सभा के निर्माता थे और वो स्थान वही है जहां संविधान का निर्माण हुआ।
चलिए एक छोटी सी बात कह के मैं एक दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के बाद जो अपना संविधान सभा में अपना भाषण दिया था और अपने अंतिम भाषण में संविधान सभा में कहा था कि इस देश में लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा, तभी संवर्धित होगा जब व्यक्तिवाद नहीं होगा। और मायावती जी बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर के निधन के बाद उनके बैंक में कितने पैसे थे? बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब इसलिए हैं, वो जन पक्षधर हैं। उन्होंने दलितों के उत्थान की बात कही, लेकिन राष्ट्र को पीछे नहीं छोड़ा। राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर सभी जाति, सभी धर्म के लोगों में आज सम्मान पा रहे हैं। इससे मायावती जी, आप तो अम्बेडकर जी के सभी सिद्धांतों के आदर्शों को कुचल रही हैं। जिस प्रकार से आपने धन अर्जित किया, आपने दलितों के लिए क्या काम किया। और अब मैं एक और बात बता दूं, जिस मनुवाद की आरोप लगा रही मायावती जी, एक समय ऐसा था जब आपने 150 से अधिक ब्राह्मणों को टिकट दिया था। जब सत्ता पाना हो तो किसी प्रकार का समझौता कर लो, जब सत्ता से बाहर हो तो किसी प्रकार का आरोप लगा दो। यह दलितों के उत्थान का कोई रास्ता नहीं है मायावती जी। नरेंद्र मोदी जन पक्षधरता के प्रतीक बन गए हैं, वो जन पक्षधर नेता हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया दीजिए जवाब। कौन कर रहा है यहाँ पर बाबा साहब के आदर्शों की राजनीति? वो लोग कर रहे हैं जो कि वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं जो कल से पहले कहते थे कि दलितों की सिर्फ एक देवी या फिर दलितों की एक पार्टी थोड़ा हो सकती है। वो लोग जिन्हें की वोट, क्योंकि दोनों वोट बैंक का चाहिए, इस कारण से हाथ मिला लिया गया है। या फिर वो लोग कर रहे हैं कि जिन्होंने तमाम बड़े बड़े म्यूजियम और हाथी के पार्क बना लिए। या फिर वो लोग जैसा कि ये कर रहे हैं राकेश सिन्हा जी, असली श्रद्धांजलि जो है पीएम मोदी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं लोगों को, यानी कि दलितों का उत्थान कर। किसी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि असली सिद्धांत जब होती जब किसी दलित के घर में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग गए, अपना खाना लेके गए। उनका छुआ हुआ खाना उन्होंने पसंद नहीं किया, खाना 5 स्टार होटल का खाना लेके गए। उनकी खाट पे सोना उन्होंने पसंद नहीं किया, उनकी मूछें नोच डाली, वहां रुकना पसंद नहीं किया। तब प्रधानमंत्री जी को याद नहीं आया, अपने मंत्री को बर्खास्त कर देते। क्या आप किसी समुदाय के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तब बाबा साहब आपके याद नहीं आए? बाबा साहब ने तो सामाजिक न्याय की बात की थी, तब सामाजिक न्याय आपको याद नहीं आया? तब आपकी आवाज नहीं निकली थी? आप मेरे साथ डिबेट में थे और आप उठ के बार बार भागने की कोशिश कर रहे थे डिबेट से, तब प्रधानमंत्री जी को याद नहीं आया। चूंकि अब इलेक्शन का वक्त है, आपको लगा फर्स्ट फेज आप हार गए हो, अब हारने लगे तो बाबा जी जोर जोर से याद आए। 2014 में तो नहीं याद आए थे इतना। बाबा जी के विचारों को याद कीजिए। बाबा जी का नाम लेके मंचों पे खाली बात करने से नहीं होता है। बाबा जी के विचारों को अपनाइए। विचारों को अपनाओगे तो समाज के अंदर में ये सामाजिक न्याय की लड़ाई वही पार्टी है ना जिसने हाथी ढकवा दिए थे, बंद कर देते। साहब अगर मैं गलत नहीं हूं तो वही पार्टी है ना जिसने हाथी ढकवा दिए थे, जिसने सबसे ज्यादा विरोध किया था जब बाबा साहब पार्क बन रहे थे। नहीं करने देना चाहते आप समाज को वहीं का अब भी इकट्ठा आना, क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं कहा जाए? आपको वोट चाहिए, दलितों के वोट के नाम पे राजनीति करने लगे। मुझे एक बात बताइए ना सर, इकट्ठे तो आप लोग भी आ गए थे ना सर। मुझे एक बात बताइए, अगर आप कर रहे हैं तो सर क्या दलित दलितों को परेशान किया जा रहा था, दलितों की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा था बिजनौर में, तब नहीं प्रधानमंत्री जी याद आए? बिजनौर में जिंदा जला दिया था दलित महिला को, नहीं याद आए प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री का नहीं, तब तो प्रधानमंत्री जी का ट्वीट नहीं आया। अब चूंकि अब इलेक्शन का वक्त है तो याद आ जाता है, जो मन में आए बोल देंगे। भारती जी इतना ही है क्या? नहीं ठीक है भारती जी, आप तो दलित एक्टिविस्ट हैं क्या? इतना भारी है क्या? दलित के घर चले जाओ, दलित के साथ बैठ जाओ, दलित के साथ खाना खा लो, बस हो गया दलित का उत्थान। पिछड़ों के लिए, बस उसका वोट ले लो, जब उसका वोट बैंक में बेरोजगारों के लिए जब चुनाव आए सिर्फ उसका वोट ले लो। भारती साहब इसका मतलब तो अपीसमेंट यही हुआ ना, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ बातें हैं, बातें बातें। ठीक है अनुराग भदौरिया, मैं वापस आता हूं। बातें बोल लीजिए, बातें ही तो करना है आपको, करना तो कुछ है नहीं। एक कमेंट भारती साहब सिंह, उसके बाद मैं यहाँ पे वापस आ रहा हूं, ठीक है? जी बताएं। बोलिए अशोक भारती जी, बताएं। इतने भर से हो जाता है अशोक भारती, इतने भर से हो जाता है कि एक तरफ दलितों का टूरिज्म कर लिया जाए, दूसरी तरफ एक पार्टी जो वैसे दलितों का ये उन पार्क का विरोध करती है, अब क्योंकि गठबंधन महागठबंधन के आगे साथ हो जाती है। यानी कुल मिलाकर के एक वोट बैंक से ऊपर बनेगा कभी कुछ दलित। देखिए, मुझे लगता है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा मसला ये है कि ये देश क्या दलितों के उत्थान के लिए एकमत होगा। बातें तो हम सबकी सुन रहे हैं, बातें तो हम भारत के प्रधानमंत्री जी की भी सुन रहे हैं, उनकी सरकार की भी देख रहे हैं, और विपक्ष के जो दल हैं उनकी भी सुन रहे हैं। सवाल ये है, क्या किसी भी पार्टी के पास
दलितों के विकास के लिए कोई नीतिगत ढांचा है। आज जो हम बाबा साहब की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की जो नीतियां थीं, उन्होंने कहा कि इस देश में जमीन का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और खेती की उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार को तकनीक, बीज, खाद और किसानों को फाइनेंसिंग करनी चाहिए। क्या ये हो रही है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि देश में बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, लेकिन आज राष्ट्रीयकृत जो उद्योग हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भारत में ये लोकतंत्र तभी सफल हो पाएगा जब सामाजिक लोकतंत्र हो। तो क्या इस देश में किसी भी सरकार ने सामाजिक लोकतंत्र को लागू करने के लिए कोई नीतिगत ढांचा बनाया? असली भारत होना चाहिए जो कि जात मुक्त हो। असली भारत मुक्त वो होना चाहिए कि जिसमें दलितों के लिए जो है उत्थान की जगह हो, दलितों के अपलिफ्टमेंट की जगह हो। लेकिन असली बात तो यही है ना सीपी सिंह साहब कि रेदर देन यूजिंग, रेदर देन अपलिफ्टिंग देम, सिर्फ उनको यूज तो वोट बैंक की तरह किया गया ना। तभी यार 60 साल बाद हम सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे हैं और जो एक दल श्रद्धांजलि दे रहा है दूसरा कह रहा है कि उसके असूलों का अपमान हुआ है। एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ की जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या जो भी हाशिए के लोग हैं, उनके हित को बाकी समाज के हित से काट कर देखना देश को और समाज को बांटने जैसा है। न आर्थिक विकास हो सकता है, न सामाजिक विकास हो सकता है और न ही कोई समरसता आ सकती है। दलितों को वोट बैंक के रूप में देखना ही अपने आप में उनके खिलाफ 70 साल से चली आ रही साजिश का हिस्सा है। और ये जो बाबा साहब का लोग नाम ले रहे हैं, यही बाबा साहब ने धारा 370 के मुद्दे पे इस्तीफा दिया था और यही बाबा साहब है जिनको लोकसभा से 2 बार नेहरू ने आने नहीं दिया था, उनको हरवा दिया था। और आज उनकी ही जयंती ये लोग मना रहे हैं। उनको भारत रत्न तक नहीं दिया था और खुद नेहरू ने और इंदिरा ने अपने को भारत रत्न दे दिया था। तो इन चीजों को आज सामने लाना जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर प्रतीक हैं। बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ व्यक्ति नहीं है और वो प्रतीक सिर्फ दलितों के नहीं है, वो पूरी भारतीयता के हैं, हमारे राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, वो हमारी सामाजिक समरसता के हैं। वो क्या आज जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि असली श्रद्धांजलि तब होगी कि वंशवाद के खिलाफ वोट दिया जाए, क्या उनका इशारा इसी तरफ है? वंशवाद का मतलब ये कि यहाँ पर एक तरफ यादव परिवार, वंशवाद का मतलब ये कि एक तरफ उन्हीं के विरोधी यहाँ पर बसपा इकट्ठे का सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो गए क्योंकि कास्ट, जात, वोट, धर्म का कॉम्बिनेशन है। क्या उनको हराना वो ये कह रहे हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि होगी? क्या यही मतलब था पीएम मोदी का? इनकी राजनीति परिवार से शुरू होती है, जाति पर खत्म होती है। दूसरी, बसपा में राजनीति उन्हीं से शुरू, उन्हीं पर खत्म। तीसरी तरफ कांग्रेस में चले जाइए, उनके यहाँ 65-70 साल से राजनीति वहीं उसी परिवार से शुरू हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी उसी पर चली आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जो अंत्योदय पर काम करती है, जो अंत्योदय का नारा लेकर चलती है। अगर चूल्हा गैस चूल्हा है तो वो नीचे से लेकर नीचे के जितने अंतिम पायदान पर व्यक्ति हैं उनके सबके पास हो, शौचालय हो तो सबके पास हो, आवास हो तो सबके पास हो, बिजली हो तो सबके पास हो और जितना विकास हो वो अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए। और ये सिर्फ कहा नहीं है सतीश प्रेमी, पूरी बात ठीक है, एक सेकंड मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये सिर्फ कहा नहीं है, ये करके दिखाया। सतीश प्रेमी, अगर ये सब हुआ होता पहले तो कम से कम ये कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कम से कम ये इकट्ठे आने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर नहीं कहना पड़ता देवबंद से मायावती को नहीं कहना पड़ता कि मुसलमानों देखिए बरग ना जाना, सिर्फ हमें वोट देना। अगर हो गया होता उत्थान तो आपको लगता है इस बात? पहले जी न्यूज का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज आपने अंबेडकर जयंती के अवसर पर जो हमारी बात पूछने की बात कही है, आपने किसी भी चाहे चुनाव के माध्यम के बीच में हो, लेकिन आज वो लोग श्रद्धांजलि की बात कर रहे हैं जिन्होंने इसी देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 6 दिसंबर को परिनिर्वाण हुआ था। लेकिन 6 दिसंबर ही नागपुण्य तय करके इन्हीं नेताओं ने तय करके जो श्रद्धांजलि की बात करते हैं, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया था केवल इसलिए कि उस दिन पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करता था।
शोक व्यक्त करता था। लेकिन इन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस का वो दिन रखा इसलिए कि केवल घी के दिए जलाए सके। जब बाबा साहब के खत्म होने पर हिंदू महासभा ने भी किया था। साफ कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने शुरुआत में पूछा कि मजबूत सरकार चाहिए कि मजबूत सरकार चाहिए। आप मजबूत दे रहे हैं तो सर अखिलेश क्यों नहीं अनाउंस कर देते? मायावती का नाम घोषित कर दे की बात कही सर, मायावती का नाम घोषित कर दे, इनको कह दिया कि ऐसे मजबूत सरकार है। बाबा साहब की जयंती भी आपने कहा, श्रद्धांजलि की बात। प्रधानमंत्री एक सेकंड, रैली नहीं श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना सर, लोग तो समझते हैं, लोग समझते हैं कि वोट बटेगा किसका फायदा होगा या वोट ना बटे किसका फायदा होगा। सर, इस देश के लोग जागरूक हो गए, इस देश का मतदाता जागरूक है। प्रधानमंत्री पर सवाल उठाता है कि आज श्रद्धांजलि वंशवाद की बात ही है ना, तभी ये पार्टी अलग से बनी। ये परिवार से ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनी ना, क्या वंशवाद नहीं है इनकी पार्टी में? अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वंशवाद को हराना ही असली श्रद्धांजलि होगी तो इस वंशवाद के खिलाफ ही तो आपकी पार्टी का जन्म हुआ ना। अगर ये वंशवाद नहीं होता तो मुझे लगता नहीं कि दूसरी पार्टी का जन्म कहां से होता। बताइए। ये वंशवाद की बात करते हैं और ये वंशवाद की पार्टी है। आप देखिए, आप बीजेपी को ले लीजिए या समाजवादी को ले लीजिए, ये दोनों ही अपने अपने ताश के पत्ते फेंकते हैं और कोई भी अंबेडकर का वो नहीं है इनमें। ये सिवाय उसके फायदे के जाकर के खाली खा लेंगे उनके साथ या कुछ करेंगे, ये कोई फायदा। मतलब अंबेडकर की जो जयंती है, अंबेडकर के जो असली लोग हैं उनको ये पता है कि ये लोग अपने वोट की वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अंबेडकर साहब की सब इज्जत करते हैं, हम बहुत आदर करते हैं उनकी जयंती को। सर, अंबेडकर की असली विरासत अगर कोई संभाले हुए है और कोई आगे बढ़ाए हुए है ना, तो वो ये लोग हैं। वो कम से कम पार्टियां नहीं है, वो कम से कम नेता नहीं है, इतना तो समझ लें। जो कि अंबेडकर को प्रतीकों के तौर पर, हाथियों के तौर पर इस्तेमाल तो किया गया है, लेकिन असल में अपलिफ्टमेंट की बात नहीं की गई है। इसलिए मैंने इन लोगों से कहा ना कि वो पार्टियां जो कि ये कह रही हैं कि जात के नाम पर वोट बढ़ जाएगा तो हमारा फायदा हो जाएगा, धर्म के नाम पर 2 वोट बैंक साथ आ जाएंगे तो हमारा फायदा होगा, उनको अगर कोई जवाब देगा तो सर ये लोग ही जवाब देंगे। इन्हीं से शुरू करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, इसी से शुरू करूंगा। लेकिन जाते जाते आपका रिएक्शन भी लूंगा, जनता का रिएक्शन लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले यही नजदीक में मुरादाबाद में रैली में प्रधानमंत्री ने कैसे निशाना साधा बुआ बबुआ पर, ये सुनते जाइए। सपा के एक नेता ने कहा कि मोदी की बात शौचालय से शुरू होती है और शौचालय पर खत्म होती है। अरे बबुआ, शौचालय की चौकीदारी का महत्व क्या है ये आप नहीं समझ पाएंगे। आपके पास आज विदेशी टाइलों, विदेशी टोटियों वाला टॉयलेट है, लेकिन उन करोड़ों बहन बेटियों से पूछो जिनको आपने अंधेरे का इंतजार करने के लिए मजबूर करके रखा था। मुझे दुख इस बात का है, जिन सफाई कर्मचारियों का समाजवादी पार्टी अपमान कर रही है, उसे लेकर भी बेंजी चुप है। और मैंने प्रयागराज में कुंभ के मेले में हमारी सफाई करने वाले भाई बहनों के पैर धोए तो बहन जी के पेट में पीड़ा हुई। अरे खैर, मोदी को तो छोड़िए, मुझे तो इनकी गालियां सुनने का 2 दशक का अनुभव है। अब मैं गाली प्रूफ हो गया हूं।